हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीबी एजुकेशनल सर्विसेज। आज हम यहाँ पर कवर करेंगे एमबीए फोर्थ सेमेस्टर में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में थर्ड यूनिट को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे फैक्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है इसको देखते हैं। देखो, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कोई पर्सनल प्लानिंग या फिर मेन पावर प्लानिंग कहा जाता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेट्स होते हैं वो होते हैं ह्यूमन रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में किस चीज की प्लानिंग की जाती है कि आगे चलकर ऑर्गेनाइजेशन में कितने ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, कितने एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी और जो एम्प्लॉय की जरूरत पड़ेगी उसमें कौन सी स्किल, एबिलिटी या नॉलेज होना चाहिए, इस चीज की भी प्लानिंग की जाती है। और जो ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है ये हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड होती है, इसलिए कहा जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स इज अ फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। तो ये था ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब हम इसके फैक्टर को डिस्क्राइब करते हैं। इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है पर्सनल फैक्टर, सेकंड है फिजियोलॉजिकल फैक्टर एंड थर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें जो पर्सनल फैक्टर है इसको डिस्क्राइब करेंगे और इसके कुछ पॉइंट भी दिए गए हैं। देखो, पर्सनल फैक्टर भी जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस करता है। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर। फिजियोलॉजिकल जो फैक्टर इज आर रिलेटेड टू आईज, नोज, वेट, हाइट, स्किन, कॉम्प्लेक्स विजन एंड शेप एंड साइज ऑफ नोज, इन सारी चीजों से रिलेटेड होता है। और ये जो सारी चीजें है यही इंडिविजुअल के जो कहना चाहिए कि बिहेवियर है उसको इफेक्ट करती है या परफॉर्म करती है। जैसे आपने सुना होगा कि आईज आर रिलेटेड टू आईज आर मिरर द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। मतलब जो आईज है मतलब आंखें इंसान के चरित्र को दिखाती है या बताती है। तो जैसे मान लो कि कोई पर्सन है जो फैट है, टॉल है एंड स्लिम है, तो जो टॉल एंड स्लिम रहता है उस पर्सन से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होगा, वो अपने वर्क को लेकर के एक्टिव होगा। और जो फैट पर्सन रहता है उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने वर्क को लेकर के लेजी होगा। तो ये जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर। अब देखते हैं हम सेकंड, एज। देखो, एज इज अ सिंबल ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें जैसे कहना चाहिए कि कोई यंगर पर्सन है उससे हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एनर्जेटिक होगा, इनोवेटिव होगा या फिर जैसे कि एम्बिशियस होगा, एडवेंचर होगा, है ना। उससे कोई हम ऐसे ही वर्क करवाएंगे जिसमें थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ता होगा, ऐसा ही उसको काम देंगे। और जो ओल्ड पर्सन रहता है वो कहना चाहिए कि लेस वेरिएबल होता है, अपने तौर तरीके में ढला होता है, कंजर्वेटिव होता है ना। उनकी जो कहना चाहिए कि मेमोरी पावर है या जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है, तो उनको उन्हीं के हिसाब से वर्क दिया जाता है। फिर यहाँ पर जेंडर। देखो, जेंडर में हम मेन और वुमेन की बात करते हैं। देखो, मेन वुमेन के अगेंस्ट में ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है और जो वुमेन होती है वो हाईली इमोशनल होती है। तो ये जो डिफरेंसेस है ना, यही चीजें इनके जॉब परफॉर्मेंस पर इफेक्ट करती है। जैसे जो हमारी सोसाइटी है उसने जो होम है, फैमिली की है या फिर चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन को दे रखी है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वुमेन कभी कभी निभाने के लिए क्या होता है कि अपनी जॉब को छोड़ देती है या फिर उसको पार्ट टाइम में करने लगती है। या कभी कभी ऐसी भी कंडीशन बन जाती है कि अगर वुमेन का जो मतलब हस्बैंड है जो जॉब करती है, ऐसी कोई अगर पर्सन है, वुमेन है, तो उनके अगर हस्बैंड का ट्रांसफर हो गया तो वो भी अपनी जॉब को छोड़ देती है यहाँ पर। ठीक, ये था जेंडर डिफरेंसेस। अब यहाँ पर है मैरिटल स्टेटस। देखो, मैरिटल स्टेटस एंड जो इंडिविजुअल बिहेवियर आर रिलेटेड क्लोजली। ठीक, मतलब जो मैरिटल पर्सन है वो जॉब पर कम ध्यान दे पाता है अनमैरिटल पर्सन के अगेंस्ट में, क्योंकि जो मैरिटल पर्सन होता है उस पर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, इसलिए वो जॉब पर ज्यादा अच्छे से ध्यान नहीं दे पाता है। बट जो मैरिटल पर्सन होता है ना, उनका टर्नओवर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कहीं पर भी अपनी स्थायी जॉब देखने लग जाते हैं, इसीलिए। लास्ट में हमारा एक्सपीरियंस। देखो, अब किसी भी एम्प्लॉय का जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो उसको फ्यूचर या करंट में बहुत ही हेल्पफुल होता है और इसी वजह से वो किसी भी वर्क को बहुत ही इजीली परफॉर्म कर सकता है। ये था हमारा पर्सनल फैक्टर। अब हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल फैक्टर। देखो, फिजियोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है कि इसमें जो इंडिविजुअल का बिहेवियर होता है ना वो इनहेरिटेज या जेनेटिक होता है। अब लेकिन इसमें और कुछ अदर मतलब पॉइंट दिए हुए हैं जिससे हम जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है उसको मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट है इसमें पर्सनालिटी। देखो, पर्सनालिटी में क्या होता है कि
जैसे इससे हम नॉर्मली क्या समझते हैं, किसी भी पर्सन के जो चार्म है, पॉपुलरिटी है, या फिर जो उसकी स्मार्टनेस है, ड्रेसिंग सेंस है, उसका जो अट्रैक्टिवनेस है, इसी चीज को हम उसमें पर्सनालिटी के नाम से उसी चीज को समझते हैं। बट ऐसा नहीं है, कुछ और अदर फैक्टर्स भी हैं जिससे हम पर्सनालिटी को मतलब कि डिफाइन कर सकते हैं। जैसे किसी इंडिविजुअल का कुछ स्पेशल पैटर्न होता है या मॉडल्स ऑफ थिंकिंग, जैसे विवेक बिंद्रा या बीके शिवानी, इनके जो मॉडल्स ऑफ थिंकिंग है या जिनका कुछ स्पेशल पैटर्न है जिसकी वजह से इतना पॉपुलर हुए हैं। या कुछ ऐसे भी होता है कि मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कैसे इफेक्ट करता है, इस चीज को भी हम पर्सनैलिटी में ले सकते हैं। या कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम अपने आप के बारे में कैसे सोचते हैं और दूसरों के बारे में कैसा सोचते हैं, इस चीज को भी हम पर्सनैलिटी में ले सकते हैं। ठीक, फिर है एटीट्यूड। देखो एटीट्यूड में क्या होता है, किसी किसी पर्सन का जो एटीट्यूड होता है ना वो पॉजिटिव होता है, किसी का नेगेटिव होता है। तो जिस पर्सन का एटीट्यूड अगर नेगेटिव रहेगा वो हमेशा नेगेटिव ही बात करेगा, और जिस पर्सन का अगर पॉजिटिव एटीट्यूड है तो वो पॉजिटिव ही बातें करेगा। ठीक, फिर यहाँ पर है वैल्यू। देखो जो वैल्यू है ना वो किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को या आइडियाज को रिप्रेजेंट करती है कि क्या गुड है, राइट है या डिजरेबल है। जैसे मान लो कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक वर्कर को हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए, दैट आर स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। एंड सेकंड है ऑनेस्ट वर्कर आर गुड। तो ये क्या है, ये किसी इंडिविजुअल का पॉइंट ऑफ व्यू है एक ऑनेस्ट वर्कर के लिए। ठीक, तो ये मतलब क्या है कि एक वैल्यू स्टेटमेंट का काम करती है ये। तो ये था फिजियोलॉजिकल फैक्टर। अब हम यहाँ पर देखेंगे ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर में क्या होता है, जैसे देखो इसमें ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर या फिर जो रिसोर्स है वो इंडिविजुअल बिहेवियर को चेंज करने में काफी हद तक हेल्प करती है। फर्स्ट है इसमें जो फिजिकल फैसिलिटीज। देखो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई वर्कर काम कर रहा है तो वहां उसको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए या फिर कंफर्टेबल फील होना चाहिए। अभी कैसे हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो नॉइस वैल्यू है, वहां की जो हीट है, क्लीन लाइंस है, या फिर जो नेचर ऑफ जॉब है, नंबर ऑफ वर्किंग पीपल, या फिर ऑफिस फर्निशिंग, इन सारी चीजों को देख करके ही हम फिजियोलॉजिकल फैसिलिटीज का अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी से क्या होता है, देखो जितनी ज्यादा अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी ज्यादा अच्छी फैसिलिटी हम एम्प्लॉय को प्रोवाइड करेंगे वो उतना ज्यादा सेटिस्फाइड होगा, उसका उतना बिहेवियर पॉजिटिव होगा। ठीक, सेकेंड है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिजाइन। अब यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं उनके सेटअप से रिलेटेड है ये। जैसे मान लो कि व्हाट इज अ रिपोर्टिंग टाइम, या ऑर्गेनाइजेशन में जो डिफरेंट लेवल के बीच में कहना चाहिए कि लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, कैसे स्टेब्लिश किया जा सकता है, इन सारी चीजों के बारे में यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। फिर यहाँ पर थर्ड है हमारा लीडरशिप। देखो लीडरशिप सिस्टम इंडिविजुअल को डायरेक्शन देता है, असिस्टेंस करता है, एडवाइस कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए स्टेब्लिश किया गया है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय का बिहेवियर है वो काफी हद तक जो लीडर्स है या सुपीरियर है उनसे इफेक्ट होता है। फिर लास्ट हमारा रिवॉर्ड सिस्टम। देखो रिवॉर्ड सिस्टम अगर ऑर्गेनाइजेशन में रिवॉर्ड सिस्टम स्टेब्लिश करके रखा गया है तो उस चीज को देख करके भी इंडिविजुअल के बिहेवियर में पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी आती है। तो ये था ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। एंड ये पूरा जो टॉपिक हमने पढ़ा हुआ है फैक्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। अब हम सेकंड टॉपिक को देखते हैं कि एक्सटर्नल मोबिलिटी क्या होता है। एक्सटर्नल मोबिलिटी को एक्सटर्नल करियर कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अब दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में सुटेबल एम्प्लॉयमेंट को सर्च कर सकता है। और सेम यही कंडीशन ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकता है कि अगर उसके पास में सुटेबल कैंडिडेट नहीं है तो वो इंटरनल मतलब बाहर से सुटेबल एम्प्लॉय को ले सकता है, उनको सिमिलरिटी दे सकता है। इट मींस यहाँ पर क्या होता है कि एक्सटर्नल मोबिलिटी में यही मेजर किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉय आते हैं और कितने एम्प्लॉय जाते हैं, इसी चीज को देखा जाता है। इसी चीज को कहा जाता है एक्सटर्नल मोबिलिटी। अब इसमें टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल मोबिलिटी को डिस्क्राइब करते हैं जिसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इसमें एक्सेशन एंड सेपरेशन। तो एक्सेशन क्या होता है, देखो एक्सेशन में क्या होता है कि प्रेजेंट एम्प्लॉय में मतलब कहना चाहिए कि न्यू एम्प्लॉय का एडिशन करना। अब यहाँ पर एक्सेशन में इंक्लूड है जैसे एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉय, री एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉर्मर एम्प्लॉय, और जैसे कि एम्प्लॉय कॉल बैक टू वर्कर ले ऑफ। ठीक है, इन सारे वर्कर को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर है सेपरेशन। सेपरेशन
इट मीन्स टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसी को हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉय टर्नओवर भी हम सेपरेशन को कह सकते हैं। तो ये था टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल मोबिलिटी। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।